लाइन वालों को आवाज आ रही है? हेलो सर जी। यस सर। सर हम लोगों ने लास्ट छोटा सा टॉपिक करना था, बायोमोलिक्यूल्स का। और ध्यान से हर एक एक चीज को समझिएगा, देखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए समझना जरूरी है। हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड्स की बात करनी थी। अगर हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी के बहुत सारी इंफॉर्मेशन को आगे की तरफ लेकर जाते हैं। क्यों आगे की तरफ लेकर जाते हैं? क्योंकि हम अपने सपोज ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करें, तो हमारी जो बॉडी की एनालिसिस है, बॉडी का अपीयरेंस है, वो कहीं ना कहीं आगे की तरफ अप्रोच करता है या आगे की तरफ जाता है। कह सकते हो मेरा कोई फोर फादर मेरे जैसा अपीयरेंस में होगा, वो सारी चीजें आगे जा रही हैं। आप लोगों में बहुत सारी बातें होती होंगी, क्योंकि इसके फादर लंबे हैं तो ये भी लंबा होगा, या ये थोड़ा सा हेल्दी है क्योंकि इसके फादर हेल्दी थे, या ये जिस तरीके से बात करता है फादर भी वैसे दिखते थे या बात करते थे। तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ऑफस्प्रिंग अब कैरी करता है अपने पेरेंट स्पीशीज से। अब वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें न्यूक्लिक एसिड्स के थ्रू आगे मूव करवाई जाती है। जहां पर हमारे पास दो मेजर न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए एंड आरएनए। जहां पर डीएनए की बात करते हो तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की बात करते हो तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड। राइबोस न्यूक्लिक एसिड में से अगर मैं एक ऑक्सीजन हटा दूं तो नाम पड़ जाता है डीऑक्सीराइबोस, या डीएनए और आरएनए। तो ये हमारे लिए स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, और फिर स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो यहां पर स्ट्रक्चर देख सकते हो आपने, फिर वो फ्यूरानोस जैसा स्ट्रक्चर बनाया। फ्यूरानोस जैसे स्ट्रक्चर में फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन है। फोर्थ कार्बन पे CH2OH, CH2OH, नीचे H, ऊपर H। अब इसके बाद सेकंड कार्बन में ऊपर H, नीचे OH, और यहां पर फिर H और OH। तो ये स्ट्रक्चर जो आपने बनाया है ये है राइबोस न्यूक्लिक एसिड का। और जैसे ही मैं सेकंड कार्बन से OH का ऑक्सीजन गायब कर दूंगा तो ये स्ट्रक्चर किसका होगा? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये स्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर की मदद से हम आगे की प्रॉपर कह सकते हैं चेन समझेंगे। कैसे समझेंगे एक एक करके बातचीत करते हैं। ध्यान से रीड करिएगा, ध्यान से समझिएगा, एक एक करके बात करते हैं, ध्यान से सुनो। आगे चलिए। ध्यान से रीड करेंगे। अ यूनिट फॉर्म्ड बाय अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। मेरे लिए ये जो सा हमने पीछे पढ़ा वो शुगर था। अब उस शुगर के अंदर मैंने फर्स्ट पोजीशन पर क्या अरेंज करा है? बेस। तो यहां पर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, मैं एक सेकंड के लिए पीछे जा रहा हूं, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसका, ये फर्स्ट कार्बन है। इस OH की जगह पर मैंने क्या अरेंज करा? बेस अरेंज करा। और वहीं पर जब इसको पढ़ते हैं तो ये क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड। अब इसी के साथ ये न्यूक्लियोसाइड बन गया, तो इन न्यूक्लियोसाइड द शुगर कार्बन्स आर नंबर्ड एज 1 2 3 एक्सेट्रा in order to distinguish these from the bases. When nucleoside is linked to phosphoric acid, कौन सी पोजीशन पर? तो एग्जैक्टली अपोजिट वाला, ये जो सा फिफ्थ पोजीशन है जिसपे आपके पास CH2OH था, इसके OH के साथ मैं अब लिंक करने जा रहा हूं फॉस्फोरिक एसिड। तो ये फॉस्फोरिक एसिड कनेक्ट हुआ। जैसे ही ये कनेक्ट होगा पूरे के पूरे चेन के साथ ये क्या माना जाएगा? यानी आपका डीएनए हो या आरएनए हो, उसका फर्स्ट कार्बन और उसका फिफ्थ कार्बन, फर्स्ट कार्बन के साथ मैंने बेस कनेक्ट करा तो वो अकेला क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड। इसमें मैंने फॉस्फोरस लिंकेज लगा दी तो अब ये पूरा क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड। बात समझ में आती है? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियोसाइड के अंदर कोई फॉस्फोरस लिंकेज नहीं होती, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरस लिंकेज होती है।
डीएनए आरएनए और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है? डीएनए आरएनए के साथ जब बेस जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। पक्का बात समझ में आती है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब इससे आगे बात करते हैं, ध्यान से समझना। न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय फॉस्फोरस और डाइएस्टर लिंकेज बिटवीन 5 एंड 3rd। तो ध्यान से समझो, ये मेरा एक स्ट्रक्चर है, इसका ये फर्स्ट कार्बन पे मैंने क्या जोड़ा? बेस। इसके 5th कार्बन पे मैंने क्या जोड़ा? फॉस्फोरस लिंकेज। अब ये 5th कार्बन है। ऐसे ही एक और स्ट्रक्चर मैंने नीचे रखा, इसका कह सकते हो 3rd कार्बन, और इसका 5th कार्बन आपस में जोड़ रहा है। तो यहां पर इधर देखना, ऑब्जर्व करना, ये मेरे लिए एक स्ट्रक्चर, ये मेरे लिए दूसरा स्ट्रक्चर। ये मेरे पहले स्ट्रक्चर में 3rd कार्बन और ये मेरे दूसरे स्ट्रक्चर में 5th कार्बन। जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये पूरा का पूरा जो स्पीशीज है, हम आज इसकी बात कर रहे हैं। आई होप ये बात समझ आती है। ये पूरा का पूरा एंटिटी को हम डाई न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, और ये डाई न्यूक्लियोटाइड रिपीटिशंस दिखाती है। ये डाई न्यूक्लियोटाइड की रिपीटिशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज प्लीज समझिएगा, अभी सिर्फ डीएनए आरएनए पढ़ा। डीएनए आरएनए से क्या बनाया? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड से क्या बनाया? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से क्या बनाया? डाई न्यूक्लियोसाइड। पक्का बात समझ में आती है? कोई दिक्कत तो नहीं? एक सेकंड के लिए इसको रीड कर लो जल्दी से। ये जो शुगर है ये ए या बी उसके हिसाब से है। ये आप कह सकते हो जो सा ए है ये बेस, ये शुगर, यहां पर तो कुछ नहीं लगा, तो ये कौन है? न्यूक्लियोसाइड। और फिर फॉस्फोरस लिंकेज आ गई तो ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ा तो क्या बन गया? डाइन्यूक्लियोसाइड। पक्का बात समझ में आती है? क्वेश्चन एमसीक्यू का बन सकता है, डाइन्यूक्लियोसाइड में कौन सी लिंकेज होती है? तो लिंकेज का नाम आएगा फॉस्फोर डाइएस्टर लिंकेज। किन किन कार्बन के बीच में होती है? 5th कार्बन और। पक्का ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, इसलिए ये सेगमेंट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? कर दो स्क्रॉल। अब यहां पर जब ये जुड़ता है, जब ये लिंकेजेस बन रही हैं, तो ये लिंकेजेस अपने आप को रिपीट करेंगी, और ये रिपीट करने के साथ साथ हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड हो सकते हैं। मान लो ये एक चेन रिपीट कर रही है, 5 3 5 3 5 3 की लिंकेजेस रिपीट कर रही हैं। ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, ये ऊपर से कॉइल्ड हो गई। अब जब भी ये कॉइल्ड होंगी तो कॉइल्ड होने में इन दोनों के बीच में आएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर हमारे दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए का। हम रीडिंग करते हैं, जरा इंपॉर्टेंट है। A nucleic acid is called primary structure. Nucleic acids have a secondary structures also. James Watson and Francis Crick gave a double strand helix structure for DNA. डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर का मतलब है एक और दूसरे पे क्या है? कॉइल्ड है। बात को समझिएगा। सपोज मैंने ये लिया और इसके आगे रैप कर दिया, तो दिस इज सिंगल हेलिकल। इसके ऊपर मैंने दो को रैप कर दिया, ये डबल हेलिकल। लेकिन इसको क्या है? एक सपोर्ट मिल रही है। अब मैं बीच में से इसको निकाल दूं, तो जब मैं बीच में निकालूंगा तो एक दूसरे के ऊपर हेलिकल होगा। मजाक लगेगा, लेकिन ध्यान से विजुलाइज करने की कोशिश करना। पास्ता खाया है? खाया है। बहुत सारे होते हैं, पेनी पास्ता, मैक्रोनी पास्ता, ऐसे ही एक और होता है जो एक दूसरे के ऊपर रैप्ड होता है। खाया ना? वो जब एक दूसरे के ऊपर रैप्ड होता है, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो एक हेलिकल दूसरे हेलिकल पे लिपटा हुआ होता है। तो वो जो एक हेलिकल दूसरे हेलिकल पे लिपटा हुआ है, हम ऐसे हेलिकल्स की बात कर रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं दो वायर्स हो सपोज हमारे पास, ये दो वायर्स हैं सपोज, तो ये एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई हैं ऐसे, ये। तो ये आपके पास हुए दो स्ट्रैंड्स जब एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हों इन द शेप ऑफ हेलिकल, ऐसे 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 ऐसे। तो उसकी बात की जा रही है। और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। टू न्यूक्लिक एसिड चेन्स आर वाउंड अराउंड ईच अदर एंड हेल्ड टुगेदर विद हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन पेयर ऑफ bases. The two pairs of bases, sorry, those strands are complementary to each other because hydrogen bonds are formed between specific pair of bases. किसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा? एडेनाइन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थायानाइन के साथ, वहीं पर साइटोसिन बनाता है किसके साथ? गुआनाइन के साथ। वहीं पर इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स मिलेंगे, प्रेजेंट विद सम फोल्ड्स बैक ऑन इटसेल्फ, जहां पर इसमें आपका एक बेस चेंज हो जाता है और उस बेस के अकॉर्डिंगली बात करें। मैं यहां पर बेसिस लिख के बता देता हूं या लिखवा देता हूं, पहले एक सेकंड इसको रीड करो।
हो गया? लिखिए प्लीज। न्यूक्लिक एसिड चेन are produced, nucleic acid chains are produced when sugar moiety, sugar moiety, MOIETY, इनको हम लोग शुगर मोइटी बोल रहे हैं, ठीक है ना? ब्रैकेट में डीएनए कॉमा आरएनए, ब्रैकेट क्लोज, are joined with base, are joined with base, are joined with base on the first carbon these bases can be, these bases can be adenine, ब्रैकेट में कैपिटल ए, गुआनाइन, बायोवलो में हो सकता है प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत बोल रहा हूं, बट देख लेना, साइटोसिन एंड थायमिन। In the case of DNA, in the case of DNA, while while adenine, guanine, cytosine and uracil, guanine, cytosine and uracil, URASIL, ब्रैकेट में U, in the case of RNA, in the case of RNA, attached to, attached to first carbon of sugar produces nucleoside, produces nucleoside, which further, which further
connected with phosphoric acid, which further connected with phosphoric acid over fifth carbon produces nucleotide. Produces nucleotide. Full stop. Nucleotide polymerizes when phosphorus diester linkage is produced between fifth carbon of one nucleotide to third carbon of another. Next point. In DNA, two nucleic acid chains are coiled. Two nucleic acid chains are coiled forming double-stranded helical structure where complementary bases produce hydrogen bond among the two strands. A forms hydrogen bond with T, while C forms hydrogen bond with G. T and C forms hydrogen bond with G. Full stop. Next point. In RNA, nucleic acid chain
is a single stranded helic which may or may not fold back. ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। पहला क्वेश्चन बन सकता है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। तो भाई न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस है फॉस्फोरिक लिंकेज का, अदरवाइज वो दोनों सेम है। दूसरा जो डिफरेंस बन सकता है बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, तो डीएनए एंड आरएनए का सबसे पहला डिफरेंस है उनकी शुगर मोइटी, शुगर स्ट्रक्चर में, जो अपने आप को स्प्लिट करके 1 से 4, 4 से 8, 10 से 12 बना सकता है। उसमें क्या डिफरेंस है सर, उसके सेकंड कार्बन के ऊपर अगर ऑक्सीजन की कमी है तो वो डीऑक्सीराइबोस है, और ऑक्सीजन है तो वो राइबोस न्यूक्लिक एसिड। दूसरा डिफरेंस डीएनए आरएनए का, जब आप उनको पूरी की पूरी न्यूक्लिक एसिड चेन्स बना लेते हो तो उनके जो बेसिस होते हैं वो एजीसीटी होते हैं, और उनके अंदर कौन सा होता है, यूरासिल होता है। तीसरा डिफरेंस, जब आप डीएनए देखोगे तो डीएनए के अंदर दो हेलिकल स्ट्रक्चर एक दूसरे पे कॉइल्ड होते हैं, लेकिन जब आप आरएनए देखोगे तो उसमें कोई कॉइलिंग एक दूसरे पर नहीं होती, बल्कि एक ही हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। सपोज अगर मैं बीच का बेस हटा दूं तो आपने अक्सर वो राउंड वाली सीढ़ियां देखी होंगी, तो वो सिंगल हेलिकल हैं, लेकिन वहीं पर दो एक दूसरे पे बाइंड होगी, जैसे मैंने आपको दिखाया था वायर के केस में, तो वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया। तो ये कॉमन डिफरेंसेस हैं जो पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, न्यूक्लियोटाइड में कौन से बॉन्ड पर क्या लगा हुआ है, या न्यूक्लियोसाइड में क्या लगा हुआ है, या डाइएस्टर लिंकेज बनाने के लिए या डाइन्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए कौन सी वाली आपकी लिंकेज आती है। याद करो, ग्लूकोज के केस में हमने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पढ़ी थी, ऐसे ही हमने पेप्टाइड के अंदर पेप्टाइड लिंकेज पढ़ी थी, यानी आपके प्रोटीन्स के अंदर। ऐसे ही इसमें आए तो आपकी डाइफॉस्फोरस एस्टर लिंकेज है। तो पक्का बात समझ में आती है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। ये आपका कॉन्टेक्स्ट है जो कि एंड होता है। इसके स्टार्टिंग में कुछ ग्लूकोज की रिएक्शन है जो कि एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में एज इट इज होंगी। फिर भी 1 मिनट के लिए रीड करवा रहा हूं, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि हाँ ये छोड़ना नहीं है, बट जब रिएक्शन के पार्ट में आओगे तो सामने आएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से ये प्रोड्यूस होता है, एल्डिहाइड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से ये प्रोड्यूस होता है। अगर मैं लॉन्ग चेन ग्लूकोज को HI और हीट कर दूंगा तो नॉर्मल चेन बन जाती है। इसके अलावा ब्रोमीन वाटर टेस्ट है वो इस्तेमाल होता है, या आगे चलकर आपका ग्लूकोनिक एसिड यानी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। तो ये बेसिक रिएक्शंस आपने अभी तो माइंड में रखनी है, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर होगा उसमें सारी हो जाएंगी। तो मैं अगर इस चैप्टर को सब डिवाइड करूं, जो कि हमारा चैप्टर एंड हुआ, सबसे पहले हमने विटामिन्स पढ़े। विटामिन्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा उसका वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल विटामिन। उसके बाद जो से भी विटामिन थे उनकी डेफिशिएंसीज और उनके सोर्सेस। इसके बाद उसने पढ़ा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में मल्टीपल क्लासिफिकेशन थी, एक क्लासिफिकेशन थी फाइब्रस और ग्लोबुलर, फिर थी फाइब्रस के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टिनरी, फिर एसेंशियल, नॉन एसेंशियल प्रोटीन, और फिर वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल प्रोटीन्स। इसके अलावा आपके प्रोटीन्स में इंपॉर्टेंट था, जब आप उसके मोनोमर्स को देखते थे तो वो ज्यूटराइन फॉर्म करते थे। इसके अलावा पॉलीपेप्टाइड लिंकेजेस कैसे बनी उसके बारे में हमने बात करी थी, जहां पर अल्फा अमीनो एसिड अपने आप को रिपीट करते हैं। इसके बाद डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, अगर आप प्रोटीन को हीट करते हो या उसका एनवायरमेंटल कंडीशन बदलते हो तो वो अपने स्ट्रक्चर्स को फोल्ड अनफोल्ड करता है। कॉमन एग्जाम्पल, अगर आपने एग देखा होगा तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जैसे ही उसको आप हीट करते हो वो व्हाइट हो जाता है। तो वहां पर वो ट्रांसपेरेंट अपने फोल्ड्स अनफोल्ड करता है, तो डेफिनेटली वो कौन से कलर में आ गया, व्हाइट कलर में आ गया। ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स है। इसके बाद हम लोगों ने जंप मारा था सीधा का सीधा आपके ग्लूकोज फ्रक्टोज में, यानी सेक्राइड्स के अंदर, या कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स का कॉमन नेम दिया सेक्राइड्स। सिंगल मोनोमर होगा तो मोनोसेक्राइड्स, 2 से मिलकर बना होगा तो डाइसेक्राइड्स, N से मिलकर बना होगा तो पॉलीसेक्राइड्स। उसमें हमने सबसे पहले पढ़े थे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर बनाना सीखा,
फिर उसी के साथ हमने एक स्ट्रक्चर सीखा था जहां पर चौथा कार्बन ग्लूकोज का उल्टा कर दो तो गैलेक्टोज बन जाता था। फिर सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, जहां पर हमने इन्वर्ट शुगर स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर को हाइड्रोलाइज करोगे तो उसके मोनोमर्स कौन से आएंगे वो पढ़ा। उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स में हमने पढ़ा स्टार्च, जिसके दो कंपोनेंट थे, अमाइलोज और माइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। तो ये कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था। आज की क्लास में आपने न्यूक्लिक एसिड पढ़ा, पिछली क्लास में हमने हार्मोन्स भी सुना था। हार्मोन्स हमारे लिए क्या होते हैं, बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स होते हैं जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में हमें हेल्प करते हैं। तो ये बायोमोलिक्यूल्स है। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये फाइल ऑलरेडी मैंने ग्रुप पर भेजी हुई है, प्रॉपरली इसको रीड करो। इसके साथ अगर आप एनसीईआरटी को लगाकर भी रीड करते हो तो वो एडिटिव ही रहेगा, अदरवाइज कोई पॉइंट छूटेगा नहीं। और फिर